Section 5.2 Array Fundamentals. So the first goal of this chapter is to create a procedure that takes an integer and gives us a list of prime factor of that integer. For example, अगर आपके पास 120 है तो 120 को हम कैसे लिख सकते हैं? 120 को कैसे लिखेंगे? 260 230 with 3 into 10 and 2 into 5. तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 into 3 into 5. ये आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर. दिस इज यूर एन. एन आपकी जो वैल्यू एन की वैल्यू है 120. ये आपका पहला प्राइम नंबर है P1. ये आपका सेकंड प्राइम नंबर है. ये आपका थर्ड प्राइम नंबर है. इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है 3. तो वेयर P1 इज 2, P2 इज 3 एंड P3 इज 5. तो हमें ये फैक्टर फाइंड आउट करने हैं. तो यहाँ पे एग्जांपल देता है. फॉर एग्जांपल, इफ द इंटीजर इज 120 देन द लिस्ट ऑफ प्राइम फैक्टर इज दिस. यानी कि 2 को हम रिपीट करेंगे क्योंकि 2 की पावर कितनी है 3, यानी 2 जो है 3 बार आया है. तो 1 सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, उसके बाद 3, ये आपका 3 है, उसके बाद 5. तो हमें ये लिस्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ये जो है हमें निकालना है. तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं एरेज का. तो देयर आर सेवरल वेज टू होल्ड the list in C++. The most primitive method is to use an array. An array is simply a list of values of a given type. To declare an array, say long integer, we have to use the given statement this: int integer vals and ये हमने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है कि इंटीजर, तो ये आपको पता है कि इंटीजर डेटा टाइप है, ये आपको पहले ही पता है. और यहाँ पे हम अगर हमने इससे पहले हमने वेरिएबल डिफाइन किए थे तो हम लिखते थे इंटीजर एंड कोई भी आपका वेरिएबल का नेम. तो x जो है आपका एक वेरिएबल है ऑफ इंटीजर डेटा टाइप. बट अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है? हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 10 लिखा है. तो ये जो वैल्स है ये आपका एक एरे है. किस टाइप का है? इंटीजर डेटा टाइप का है. और यहाँ पे कितना है? 10 लिखा है. इसका मतलब ये 10 पोजिशन क्रिएट करेगा. 10 पोजिशन क्रिएट करेगा. जो पहली पोजिशन होती है वो आपकी होती है 0 से स्टार्ट होती है C++ में ऑलवेज. तो वैल्स जो है अब आपका एक एरे है. एरे का मतलब जैसे आपने पढ़ा था मैट्रिक्स में पढ़ा है. मैट्रिक्स में क्या होती है? मैट्रिक्स में अगर ए मैट्रिक्स होती है वो भी आपका एरे ही होता है. फॉर एग्जांपल m क्रॉस n. तो यहाँ पे m रोज होती है, n कॉलम्स होते हैं. बट अगर यहाँ पे अगर आपकी वैल्यू एक ही है या तो 1 रो है, अगर मैट्रिक्स जो है यहाँ पे 1 रो कह लीजिए, तो रो है यानी कि रो 1 है, यानी कि 1 क्रॉस n टाइप का होगा. तो केवल एक ही रो है. और यू कैन से कॉलम मैट्रिक्स कह लीजिए, तो 1 क्रॉस जो भी है m क्रॉस 1 टाइप में. तो अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये यहाँ पे अगर 1 रो है यहाँ पे और n कॉलम्स हैं तो यहाँ पे आपके ये पोजीशन जो होती है क्रिएट होती है. ठीक है. सिमिलरली अगर यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m एंड यहाँ पे 1 कॉलम है तो यहाँ पे आपके इस टाइप से जो होती है पोजीशन क्रिएट होती है. ये आपकी मैट्रिक्स बनती है. m पोजीशंस होती हैं m क्रॉस 1. सिमिलरली अगर यहाँ पे मैट्रिक्स है n 1 रो n कॉलम, ये आपके n कॉलम्स आ जाएंगे और 1 जो है 1 रो है. तो ये जो पोजीशंस है यहाँ पे आप वैल्यू देते हैं. ठीक है. तो सेम काम हम यहाँ पे करेंगे. अगर ही आपने लिखा है 10 तो इसका मतलब है या तो आप रो मैट्रिक्स भी अज्यूम कर सकते हैं या कॉलम मैट्रिक्स भी आप इसको अज्यूम कर सकते हैं. तो इट विल क्रिएट 10 पोजीशंस. जो पहली पोजीशन जो स्टार्ट होती है वो आपकी होती है 0 से. सो वैल ये आपका जो पहली पोजीशन होगी वो 0, फिर ये आपकी वैल्यूज सेकंड, ये फर्स्ट, और ये आपकी जाएगी वैल्यूज 9 तक जाएगी. क्योंकि टोटल काउंट करेंगे तो आपकी ये 10 पोजीशन हो जाएगी. ये हमने डिफाइन किया है इंटीजर वैल्स 10. दिस डिक्लेयर्स अ वैल टू बी एन एरे ऑफ 10 इंटीजर्स. तो ये आपकी 10 पोजीशन जो है क्रिएट करेगा. द एलिमेंट ऑफ एरे आर इंडेक्स्ड फ्रॉम 0. तो जो C++ से जो स्टार्टिंग वैल्यू जो होती है इंडेक्सिंग जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है. तो it will create 10 elements of this form: val 0, val 1, val 2, val 3 up to val 9. तो ये आपके 10 पोजीशन जो है क्रिएट हो गई है. अब now each of these behaves as does a long variable. So अब ये जो वैल्यू है आपकी, क्योंकि आपने डिक्लेयर किया है इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर किया है, ये जो पहली पोजीशन आएगी वैल्यू 1, वैल्यू 0, वैल्यू 1 एंड वैल्यू 9 तक. तो यहाँ पे क्योंकि आपने इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर किया है तो यहाँ पे आप केवल इंटीजर जो वैल्यूज हैं उनको स्टोर करा सकते हैं. अगर आप डबल देंगे तो डबल वैल्यू स्टोर करा सकते हैं. जस्ट ये स्क्वायर ब्रैकेट का जो हमने लिखा है वो आपका है एरे क्रिएट करने का काम करता है.
यानी कि पोजीशन क्रिएट करेगा। जितने आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पे जो वैल्यू आप देंगे उतनी उतनी जो है पोजीशन क्रिएट करेगा। तो ईच ऑफ दिस बिहेव्स एज डज लॉन्ग वेरिएबल। नाउ ईच कैन हैव द स्टेटमेंट सच एज, अब ये आपने क्या किया है, अगर वैल 3 आपने लिखा है वैल 3 इक्वल टू 2 इंटू वैल 0 प्लस वैल 5, ये आप इस टाइप से स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट करा सकते हैं। यानी कि जो आपका जो पोजीशन थी थर्ड पोजीशन में मैट्रिक्स की तरह आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर ये मैट्रिक्स है आपकी, तो जो पहली पोजीशन है 0, फिर फर्स्ट पोजीशन है 1 एंड दिस इज योर 9th पोजीशन। तो अब आपको अगर मैट्रिक्स पे ऑपरेशन आपको करना है तो आप क्या करते हैं, वो पोजीशन आप चूज करते हैं जिस पोजीशन पे आपको वैल्यू अपडेट करानी होती है। तो यहाँ पे ये कराना चाहता है कि जो थर्ड पोजीशन है यहाँ पे वैल 3, मतलब ओवरऑल ये आपकी फोर्थ पोजीशन हो जाएगी। वैल 3 का मतलब ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये आपकी फोर्थ पोजीशन आएगी यहाँ पे, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। ओवरऑल जो है ये आपकी इंडेक्सिंग में फोर्थ पोजीशन आएगी। तो वैल 3 ये आपकी जो फोर्थ पोजीशन हो जाएगी उसको हम चेंज कराना चाहते हैं 2 इंटू वैल 0। तो 2 इंटू वैल 0 प्लस वैल 5। तो ये अगर आपने कॉल किया है ऐसे, तो ये जो है इस एलिमेंट पे जो भी आपकी वैल्यू होगी उसको यहाँ पे यूज करेगा। ये तो आपकी वैल की पोजीशन है। अब ये आप जो है वैल्यू स्टोर करा सकते हैं यहाँ पे, जो भी आप वैल्यू देना चाहते हैं। बट अब अपडेट कराना, किसी एलिमेंट को अपडेट कराना है तो आप इस प्रकार से जो है एक्सप्रेशन जो है वो आप लिख सकते हैं। वैल 3 यानी जो थर्ड पोजीशन है यहाँ पे, उसको पहले हमें ये जो वैल्यू थी यहाँ पे 0 पोजीशन पे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। फिर जो फिफ्थ पोजीशन मतलब वैल 5, जो भी आपका यहाँ पे वैल 5 वाली जो पोजीशन है उसमें जो वैल्यू होगी उसको हम ऐड करेंगे, और जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी थर्ड जो वैल 3 वाला जो पोजीशन है उसमें स्टोर हो जाएगी। और वी कैन आल्सो राइट वी प्लस प्लस वैल 7। तो ये भी क्या करेगा, ये प्लस प्लस जो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। तो जो यहाँ पे 7th पोजीशन होगी वैल 7 के अंदर जो है जो वैल्यू होगी उसको इंक्रीमेंट कराएगा बाय 1। एलिमेंट्स ऑफ एन एरे आर एक्सेस्ड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स नॉट बाय पैरेंथेसिस। एंड इफ एन एरे इज डिक्लेयर्ड to have n elements, अगर n elements हैं then the first is always indexed with the subscript 0 and the last one is n minus का 1. तो element n of such an array is not defined. तो जो आपकी जो n, ये कहता है कि क्योंकि अगर वैल n अगर आपको n पोजीशन देनी है तो इंडेक्सिंग जो है 0 से स्टार्ट होगी और n माइनस 1 तक ही जाएगी। तो जो वैल n वाली जो पोजीशन है वो क्रिएट नहीं होती। द एलिमेंट n ऑफ सच एन एरे इज नॉट डिफाइंड। अगर मेरे को वैल्यू प्रिंट आउट करनी है कि जो फर्स्ट पोजीशन पे क्या वैल्यू है, सेकंड पोजीशन पे क्या वैल्यू है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा वैल 10, तो 10 पोजीशन क्रिएट करेगा, 0 से स्टार्ट होगी और 9 तक मेरे पास जाएगी, वैल 0 अप टू वैल 9। अब मुझे इनकी वैल्यू प्रिंट आउट करने की इस पोजीशन के अंदर क्या वैल्यू स्टोर्ड है, तो हम यहाँ पे फॉर लूप का हमने यूज किया है। तो ये फॉर लूप क्या करेगा, इंटीजर k की वैल्यू 0, k इज लेस देन 10 एंड k प्लस प्लस एंड सी आउट हमने लिखा वैल एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है k, और उसके बाद हमने लिखा है एंडल, और ये आपका फॉर लूप जो है हमने टर्मिनेट कर दिया है। तो ये क्या काम करेगा, जैसे k की वैल्यू 0 होगी, 0 इज लेस देन 10, यस, तो स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होंगी। सी आउट में वैल आपने दिया है वैल 0, क्योंकि k की वैल्यू 0 है, तो वैल 0 जो भी इसके अंदर जो पोजीशन जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो आपकी डिस्प्ले होगी ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। फिर उसके बाद एंडल लिखा है, फिर कर्सर नेक्स्ट लाइन में जाएगा, फिर k की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो फिर वैल्यू 1 होगी, वैल्यू 1 होगी तो जो भी आपकी इसमें जो भी वैल्यू स्टोर्ड होगी वो आपकी जो है डिस्प्ले करेगा एंड शो ऑन। तो वैल्यू 0 अप टू वैल्यू 9 तक जो है हम जो भी इनके अंदर जो पोजीशन के अंदर जो वैल्यू है वो आपकी डिस्प्ले हो जाएगी बाय यूजिंग दिस फॉर लूप। हाउएवर द फॉलोइंग डज नॉट वर्क। अगर आपने लिख दिया सी आउट वैल, अब इसको नहीं पता क्योंकि यहाँ पे इंटीजर वैल अगर आपको डिफाइन होता है तो वैल जो होता है एक वेरिएबल होता है इंटीजर डेटा टाइप का, बट यहाँ पे आपने लिखा है वैल 9, वैल 10 लिखा है इंटीजर 10, तो ये 10 पोजीशन क्रिएट करेगा। तो ये 10 पोजीशन आपकी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, बट अगर आपने लिख दिया है यहाँ पे सी आउट वैल, अब वैल जो है इसके लिए अनडिफाइंड वर्ड है, ठीक है, तो आपको कॉल करना है, कोई पोजीशन कॉल करनी है तो यहाँ पे आपको इंडेक्सिंग देनी पड़ेगी विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। So this does not print the value of val array even though it is a legal C++, ठीक है, ये क्योंकि हम वैल लिख सकते हैं बट ये कोई भी वैल्यू जो है प्रिंट आउट नहीं करेगा। एंड उसके बाद क्या कहता है, इफ यू विश टू इंक्रीज एवरी एलिमेंट ऑफ एन एरे बाय 1,
then you need a statement of this type. For integer k is 0, k is less than 10, k plus plus, then we can also use val k plus plus. तो यहाँ पे क्या करता है, अगर k की वैल्यू 0 है, 0 इज लेस देन 10, तो फिर वैल 0 और यहाँ पे आपने लिखा प्लस प्लस, तो यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर्ड थी उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर टू एरे, अगर दो एरे हैं आपके पास, द एक्सप्रेशन अल्फा इक्वल टू बीटा डज नॉट डिटरमाइन इफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एन एरे आर इक्वल। तो ये चेक नहीं करेगा कि दोनों जो एरे हैं वो आपके इक्वल हैं। अगर आपको एरे इक्वल चेक करने हैं तो आपको इंडेक्सिंग चेक करनी पड़ेगी, लूप आपको लगाना पड़ेगा, और वन बाय वन जो है वो वैल्यू चेक करनी पड़ेगी कि जो वैल 1 की जो वैल 1 0 इक्वल टू वैल 1 0। तो फोर लूप के अंदर आपको ये कराना पड़ेगा, जो भी वैल्यू आपकी यहाँ थी 4 9 तक जाएगी इक्वल टू वैल 1 9। तो 1 बाय 1 आपको चेक करना पड़ेगा फोर लूप अप्लाई करके। देन अगर सारी वैल्यू इक्वल है, देन वी से दैट वैल एंड वैल 1 बोथ एरे आर इक्वल। अब आपने इंटीजर वैल 10 तक दे रखी है, इंटीजर वैल 10 तक है, तो ये जो है वैल्यू क्रिएट करता है 0 से लेकर 9 तक वैल्यू क्रिएट करता है। अगर आप इसको वैल्यू को कॉल करेंगे तो इट विल गिव एन एरे, बिकॉज क्योंकि पोजीशन जो है आपकी 0 से लेकर 9 तक ही डिफाइंड है। उसके बाद है कि C++ array is the most computationally efficient mechanism for storing a list, but it is not only the only manner. We explore several alternative in chapter 8। तो हम जो है बहुत सारे काम जो है हम एरे के साथ भी कर सकते हैं और एरे के बिना भी हम काम कर सकते हैं, उसको हम यूज करेंगे चैप्टर 8 में, जो कि है आपका पॉइंटर। पॉइंटर जो होता है एक वेरिएबल होता है व्हिच वैल्यू इज ए लोकेशन इन द कंप्यूटर मेमोरी, खाली लोकेशन प्रोवाइड करता है। ईच बाइट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज नंबर्ड। जो भी आप मेमोरी यूज करेंगे कंप्यूटर मेमोरीज की, वो उस पर नंबरिंग होती है, एंड पॉइंटर होल्ड सच ए नंबर। जो पॉइंटर होता है उसका वेरिएबल का रेफरेंस लेता है। तो कोई भी अगर आप पॉइंटर डिफाइन करते हैं, उसकी मेमोरी जहाँ पे स्टोर्ड है, तो वो आपकी कंप्यूटर में मेमोरी जो जहाँ पे आपकी स्टोर्ड होगी उसको खाली नंबरिंग देता है और वो उसको याद करता है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे है। पॉइंटर इज ए वेरिएबल whose वैल्यू इज ए लोकेशन इन द कंप्यूटर मेमोरी। उसकी जो वैल्यू होती है वो खाली लोकेशन बताता है कि ये जो है लोकेशन है, यहाँ पे इस ड्राइव में जो है वैल्यू हमने स्टोर की है, वो खाली उसको लोकेशन को याद रखता है, एंड जो भी लोकेशन होती है वहाँ पे भी फिर वो नंबरिंग करता है। ईच बाइट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज नंबर्ड एंड a pointer holds such number. In the case of array, the name of array is actually a pointer to the location of the first element. Similarly, ये जो है आपका array जो होता है वो भी आपका एक पॉइंटर की तरह एक्ट करता है। वो भी आपको जस्ट जो है रेफरेंस देता है कि ये जो है मेमोरी लोकेशन है वैल 0। तो ये आपकी जो है जो भी वैल्यू स्टोर्ड होगी वो आपकी अपडेट करा देगा, ये खाली रेफरेंस देगा, ये आपका नंबर है वैल 0 वैल 1 एंड सो ऑन वैल 9। ये जो हमने लिखा था ये भी आपका सेम उसी तरह से काम करता है। स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म वैल प्लस प्लस चेंजेस द पॉइंटर वैल। तो ये अगर आपने लिखा है वैल और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने नहीं लिखा है और अब जस्ट आपने लिख दिया वैल प्लस प्लस, तो ये जो पॉइंटर की जो लोकेशन थी, फॉर एग्जांपल ये 0 पे थी पॉइंट वैल 0 वैल 1, जो पॉइंटर की जो लोकेशन थी वो उसको चेंज कर देगा। तो स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म वैल प्लस प्लस चेंजेस द पॉइंटर्स वैल शो that it now points to a different location in the memory। जो पहले लोकेशन थी वो आपकी लोकेशन जो है चेंज हो जाएगी by 1। In fact it would now point of the location of value 1। तो ये आपकी जो मेमोरी लोकेशन थी वैल 0, ठीक है, वो आपकी पोजीशन जो है न्यू वैल्यू चेंज हो जाएगी वैल 1 के अंदर। तो वैल 9 जो वैल्यू थी वो आपकी वैल्यू हो जाएगी वैल 10। तो पॉइंटर की जो वैल्यू है उसकी जो लोकेशन है उसको चेंज कर देगा खाली। तो अगर आप एक्सेस कराते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू जो आपने अगर लिखा है और इसकी वैल्यू अगर आप प्रिंट आउट कराते हैं तो समथिंग जो वैल्यू आएगी वो इस प्रकार से आएगी OXBFFF20। तो ये जस्ट खाली मेमोरी की लोकेशन जो है आपको बताएगा। ये जो है मेमोरी लोकेशन जो है हमने कंप्यूटर में क्रिएट की है, एंड ये जो मेमोरी लोकेशन है वो आपकी ये है। तो OX जो है आपका लीडिंग कोफिशिएंट, दिस
इज इंडिकेटिंग दैट द नंबर दैट फॉलो इज इन बेस 16 में है। उसके बाद फिर ए एंड बी सी इस फॉर्म से ये आपकी वैल्यू आ सकती है। ए जो होता है वो इक्वल टू 10 होता है, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 11 एंड शोन ये आपकी वैल्यू जो है ऐसे मेमोरी लोकेशन देता है। When you declare an array with a statement such as integer val 10, the computer set aside a bank of memory to hold 10 integers. तो जैसे ही अगर आपने ये लिखा है इंटीजर वैल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 10 लिखा है, तो कंप्यूटर सेट्स असाइड ए बैक ब्लॉक ऑफ मेमोरीज। ये जो है 10 जो है पोजीशन जो है वो क्रिएट करता है इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, व्हेन यू रिफर टू से वैल 3, the computer figure out where is in the memory this quantity sit and by adding 3 into size of integer to the base address value। तो ये जो है इसको इस प्रकार से हैंडल करता है। ये हमें इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बता दिया कि एरे होता क्या है। एरे बेसिकली आपको अगर यूज़ करना है तो आपको जस्ट जो भी आप इंटीजर डिक्लेयर करना चाहते हैं, जो भी आप डेटा टाइप डिक्लेयर करना चाहते हैं, इंटीजर डिक्लेयर करना है तो आप इंटीजर लिखिए, डबल आपको लिखना है, डबल डेटा टाइप आपको स्टोर कराना है, डबल लिखिए, बूल आपको लिखना है, बूल लिखिए, एंड आपके बाद जो भी आप वेरिएबल उसको यूज़ करना, जो भी आप वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हैं, वेरिएबल का नाम, एंड उसके बाद जितनी पोजीशन आपको क्रिएट करनी है उसको आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखेंगे। 9 लिखनी है, 8 लिखनी है, 10 लिखनी है, जो भी। अगर आप 8 लिखते हैं तो ये जो है मेमोरी जो है क्रिएट करता है। उसकी जो स्टार्टिंग जो लोकेशन होती है वो आपकी होती है वैल 0 से लेके वैल 7 तक, ये मेमोरी जो है वो एलोकेट करेगा। ठीक है, तो और यहाँ पे अगर आपने इंटीजर लिखा है तो यहाँ पे आप केवल इंटीजर डेटा टाइप आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर किसी आपको ये जो एरे है 8 पोजीशन इसने होल्ड करी है, तो यहाँ पे अगर किसी भी वैल्यू को अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको उस पोजीशन की वैल्यू आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको देनी पड़ेगी। एंड क्योंकि ये अगर आपने लिखा है तो ये इसका मतलब है वो वाली पोजीशन पे काम करता है। थिंकिंग व्हाई डू आई नीड टू नो ऑल दिस स्टफ, मोस्टली यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। द इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू नो आर दिस 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट जो होता है द एरे एलिमेंट्स आर इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0। जो भी आप लिखेंगे तो उसकी जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। ऑपरेशंस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन एरे एज ए होल, बट you need to operate an element on the elements of an array individually। यानी अगर कोई भी अगर आपको वैल्यू एक्सेस करानी है तो आपको उस पोजीशन की वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। डायरेक्टली आप वैल पे काम नहीं कर सकते हैं। जो भी आपने एरे डिफाइन किया है, अगर आप वैल लिखेंगे आप डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। आपको जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर पोजीशन देनी पड़ेगी, तब वो वैल्यू जो है परफॉर्म होगी। इंडिविजुअली आपको ऑपरेट करना पड़ेगा ऑन दैट पर्टिकुलर position। The name of the array is a valid C++ entity. Once declared, the only information that the name of array carries is the location of memory। खाली ये लोकेशन जो है उसकी लोकेशन देता है, खाली carries the location in the memory of start of the array and the type of element held in array। तो ये खाली आपको 3 पॉइंट्स जो है ये आपको जानने की जरूरत है।